यह है अपना अगला करंट अफेयर्स का वीडियो जहां पे और कई सारे मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली रिलीज करा है। इंडिया रशिया ट्रेड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डेटा आया है। गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन लगाया है। क्या है ये बॉडी और क्यों फाइन लगाया गया है? भारत सरकार ने बोला है कि हम 75,000 नई सरकारी नौकरियां जल्द ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। साथ में डिफेंस एक्सपोर्ट का हमारा 40,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट आया है। इसके अलावा रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, लाइफ इनिशिएटिव, सर्कुलर इकोनॉमी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल भारत के दौरे पे हैं, तो उनसे एनवायरमेंट के बारे में क्या बातें हुई, डिटेल में प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे मुद्दे कवर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। प्रेजेंटेड बाय मुदित गुप्ता। कल यानी कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर आपको अटेम्प्ट करना है। अपनी तैयारी भी तो आप देखोगे कि कैसी चल रही है। साथ के साथ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में अनअकैडमी पे, इनको जरूर एनरोल करेंगे फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। सबसे पहला मुद्दा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बेसिकली ये बताता है कि स्कूल में जो पढ़ाई है वो किस तरीके से होनी चाहिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी क्लासेस के लिए और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए निकाला है। मतलब कि अभी जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकाला गया है ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और क्लास 2 इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए निकाला गया। मतलब कि 8 साल के बच्चों के लिए निकाला गया है। जो 8 साल तक के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए निकाला गया है। उनको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा सो दैट उनके लर्निंग आउटकम्स ठीक तरीके से जो है इंप्रूव हो सके, वो बातें यहां पे करी गई। सबसे पहले बोला गया कि जो भी प्री प्राइमरी में एलकेजी यूकेजी में बच्चे हैं और जो क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे हैं उनको मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ये बोलती है कि आप देखिए, अगर एक बच्चा है शुरू से वो अपनी मदर टंग में अपने घर वालों से बात करते हुए आया है, घर वालों ने अगर उसे काउंटिंग सिखाई है, एबीसीडी सिखाई है, कोई कॉन्सेप्ट सिखाया है तो मदर टंग में सिखाया होगा। अब बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाते ही आपने क्या किया, उसे बोला कि नहीं अभी तुम जो पढ़ के आए हो वो सब भूल जाओ, अभी हम तुम्हारे को इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मानना है कि जो अचानक से बच्चे को स्कूल में लैंग्वेज चेंज देखने को मिलता है, इस वजह से उसका दिमाग, अभी छोटा सा ही तो बच्चा है वो, उसका दिमाग ये सारी चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। इससे क्या हो रहा है कि जो वो पिछले 3-4 साल में सीख के आ रहा है अपनी मदर टंग में, वो सारी की सारी लर्निंग उसकी खराब हो रही है। और स्कूल में जैसे ही वो जाता है वहां पे तो इंग्लिश के ऊपर फोकस ही है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एकदम बेकार स्टूडेंट हो। आजकल पीटीएम में क्या होता है, माता पिता सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, क्या पूछते हैं, मैडम ये इंग्लिश में ठीक से बात करता है नहीं करता। मतलब कि इंग्लिश के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है। बच्चे को प्रॉब्लम होती है समझने में क्योंकि वो शुरू से दूसरी भाषा में इंटरेक्ट करते हुए आया है। तो सरकार ने बोला कि जो 8 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं, उनकी सारी एजुकेशन आप मदर टंग में करवाने की कोशिश करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंग्लिश पढ़ाओगे नहीं, इंग्लिश पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन इंग्लिश को आप सेकेंड लैंग्वेज रखिए। पहली लैंग्वेज आप किसको रखेंगे, मदर टंग को। चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे की बेसिक न्यूमरेसी, लिटरेसी और लिटरेचर को इंप्रूव करने के लिए कि वो बोल पाए, लिख पाए, फाउंडेशन मैथमेटिक्स कर पाए, इन सब चीजों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। यहां पे 2 बातें समझनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। उन्हें आप ये मत समझिए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस में से ही कोई भाषा में आपको पढ़ाना, नहीं। भारत में हजारों लैंग्वेजेस हैं, हजारों डायलेक्ट्स हैं। तो यहां पे 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन नहीं करा गया, यहां पे मेंशन करा गया है मदर टंग, कि जो भी आपके एरिया में भाषा, आपके घर में भाषा बोली आती है, उस भाषा में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। यह है पहला स्टेप। यहां पे एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, जैसे कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, ये बड़े बड़े मेट्रो टाउन्स हैं, नौकरी की तलाश में यहां से अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। अब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अगर सपोज करिए दिल्ली का कोई स्कूल है, वहां पे हर एथनिसिटी के लोग आ रहे हैं, वहां पे नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे साउथ इंडिया के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे गुजरात, महाराष्ट्र के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे हिमाचल, जम्मू कश्मीर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसी क्लास अर्बन एरिया में जहां पे इतने सारे अलग अलग एरिया के लोग हैं, आप उनको कौन सी मदर टंग में पढ़ाओगे? ये काफी बड़ा चैलेंज है कि अगर 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 3 बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं, 2 बच्चे साउथ इंडिया के हैं, 4 गुजरात के हैं, 5 कश्मीर के हैं, 3 हिमाचल के हैं, तो सबकी मदर टंग तो अलग होगी। तो ऐसे केस में आप इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये यहां पे काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है।
राइट। तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूं पॉलिसी के, मुख्य परीक्षा और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहां पे बोला गया कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है दैट शुड बी प्ले बेस्ड, मतलब कि बच्चों को खेल खेल के सिखाओ कि हां इस तरीके से ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है। प्ले बेस्ड पीडागॉजी होनी चाहिए, मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई हो रही है उसको खेल के साथ मर्ज करो। साथ में बोला गया कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके ऊपर किताबों का बोझ 8 साल की उम्र तक नहीं डालना, मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है वो कम से कम होनी चाहिए। आपको पता है हम लोग जब स्कूल जाते थे तब तो ऐसे भारी भारी बैग होते थे, और मतलब कंधे तो आधे इसीलिए झुक गए कि इतना भारी बैग होता था और उसमें किताबें भरी होती थी। सरकार ने बोला नहीं, वो पीडागॉगी जो है वो गलत है, वो टेक्निक जो है गलत है। हमारे को अपने बच्चों का दिमाग शार्प करना है तो मदर टंग में पढ़ाओ और उन्हें खेल कूद करवाओ। अभी तो 8 साल के बच्चे हैं, खेल कूद करवाओ। साथ में जितनी भी मिनिमल किताबें आप बना रहे हो, जितनी भी थोड़ी बहुत किताबें आप बना रहे हो, वो सिंपल होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं कि बहुत फैंसी मोटी मोटी किताबें, नहीं हमारा बच्चा तो पहले दिन ही आइंस्टाइन बन जाएगा, ऐसा हमारे को कुछ नहीं करना। राइट। यहां पे मैं आपको मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अभी तक क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान से आर्टिकल 21A को देखें, आर्टिकल 21A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में राइट टू एजुकेशन है, वो क्या बोलता है कि हमारे को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सही बात है। ऐसे में ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है ये बात कर रहा है छोटे बच्चों की भी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो है दैट इज ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन। वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए है। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है इसमें प्री प्राइमरी भी इंक्लूडेड है। मतलब कि सरकार का जो संवैधानिक कर्तव्य है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सरकार की, वो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की है कि हमारे को आर्टिकल 21A के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। लेकिन आप ध्यान से समझिए कि सरकार जो है अपने कर्तव्य से आगे बढ़ के काम कर रही है, और सरकार ये बोल रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में हमारे को बोला गया है कि हमारे को प्री प्राइमरी एजुकेशन भी प्रमोट करनी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी दिए हुए हैं, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सरकार को जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो आप समझिए कि सरकार यहां पे फंडामेंटल राइट्स को तो इंप्लीमेंट कर ही रही है, लेकिन साथ के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट कर रही है। तो आप समझिए कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों के ऊपर फोकस है, मतलब इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के ऊपर फोकस है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को मुख्य परीक्षा और निबंध में लिखेंगे। राइट। अनअकैडमी पे सिर्फ और सिर्फ सीसैट का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, सिर्फ 9,000 रुपए का। ऑल्सो अनअकैडमी के 9 महीने के बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं कंप्लीट सिलेबस के लिए, प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, मदद गुप्ता, यहां पे स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और, इस लेक्चर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कहां है टेलीग्राम चैनल? नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है। राइट। अगला मुद्दा है इंडिया रशिया ट्रेड। आपको पता है कि इंडिया जो है जब से रशिया का और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। अलग अलग यूरोपियाई और अमेरिकाई देशों ने यह बोला कि हम रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रशिया एक वायलेंट देश है, वो यूक्रेन को परेशान कर रहा है, और इसलिए हम रशिया के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड करने को तैयार नहीं है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका के देशों ने रशिया का तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। तो रशिया को यह लगा कि यार मेरी इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी, अगर मेरी इकोनॉमी ठप हो गई तो यूक्रेन के साथ जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। रशिया ने क्या करा, अपने तेल को चीप रेट में इंडिया और चाइना को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया और चाइना तो रशिया के साथ हैं ही, साथ हैं का मतलब है हम ये नहीं कह रहे कि रशिया सही कर रहा है, लेकिन रशिया का जो सस्ता तेल है उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आपको पता है ऑलरेडी महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम ऑलरेडी महंगा तेल खरीदेंगे सऊदी दुबई से तो हमारे नागरिकों की जेब पे काफी बोझ पड़ने वाला है, हम वो चाहते नहीं। इसलिए हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं जिससे हमारे नागरिकों को सहूलियत हो सके, आसानी रहे। तो हमने रशिया से 2 चीजें बल्क में इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, एक ऑयल और एक फर्टिलाइजर। हमारे किसान भाइयों को जो सस्ता फर्टिलाइजर चाहिए होता है फूड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए हमने उनसे फर्टिलाइजर लेना शुरू कर दिया। तो ऑयल एंड फर्टिलाइजर का इंपोर्ट हमने रशिया से काफी ज्यादा इंक्रीज करा। एक बात, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा आया और उन्होंने यह दिखाया कि रशिया जो है वो हमारा 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। मतलब कि टॉप 10 में आ चुका है। पहले टॉप 25 में भी नहीं था। एक दौर ऐसा था जब रशिया टॉप 25 में भी नहीं था, लेकिन अब टॉप 7 में आ चुका है। अच्छा, तो रशिया से आगे कौन कौन से देश हैं, पहले एक बार ये समझ लेते हैं। रशिया से आगे देश हैं अमेरिका, यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है आज की तारीख में। सेकंड नंबर पे है चाइना। इंडिया चाइना का कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हो कि चाइना के साथ बॉर्डर के मतभेद चल रहे हैं, वो तो एक बात है, लेकिन चाइना हमारा आज भी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का खुद का डेटा दिखाता है। ये कोई प्राइवेट डेटा नहीं है, सरकार का डेटा है। तीसरा यूएई, सऊदी, इराक। अब आप देखो यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है कि अगर आपको मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर या मिडिल ईस्ट के ऊपर कोई आंसर आता है तो वहां पे आप ये वाला फॉर्डर पॉइंट यूज करेंगे कि यूएई, सऊदी और इराक हमारे 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब टॉप 5 में 3 देश जो हैं वो तो मिडिल ईस्ट के ही हैं। तो अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा ट्रेड इनके साथ इंपैक्ट होगा, हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। इसलिए हम एक स्टेबल मिडिल ईस्ट चाहते हैं। और अपना छठा देश है इंडोनेशिया। तो जब भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर आंसर लिखने के लिए आएगा आप वहां पे ये वाला फॉर्डर पॉइंट लिख सकते हो कि इंडोनेशिया हमारा छठा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें पाम ऑयल जो है वो एक काफी बड़ा कंपोनेंट रखता है। ट्रेड की भाषा में एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं ट्रेड बैलेंस। राइट दिस कीवर्ड, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यह मतलब होता है ट्रेड बैलेंस का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, आज की तारीख में हमारा जो रशिया के साथ ट्रेड बैलेंस है दैट इज इन फेवर ऑफ रशिया। मतलब कि हम रशिया से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और रशिया को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। मतलब कि इसको कैसे बोलते हैं कि क्योंकि हम रशिया से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेड जो है दैट इज फेवरेबल टुवर्ड्स रशिया। दैट इज फेवरेबल टुवर्ड्स रशिया। रशिया की तरफ ये जो है ज्यादा फेवरेबल है। आप इसको ऐसे लिखोगे मेंस में। देखो मेरा काम है आपको एक बैलेंस व्यू पॉइंट बताना। तो अच्छी बात है, मैंने आपको यहां पे क्या बताई? अच्छी बात यह है कि रशिया का सस्ता तेल मिलेगा, हमारे यहां इन्फ्लेशन कम होगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहेगी। खराब बात क्या है? खराब बात यह है कि ट्रेड बैलेंस जो रशिया के फेवर में है, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो जाएंगे। नेगेटिव भी तो देखना है हमारे को, हम सिर्फ पॉजिटिव तो देख नहीं सकते। ठीक है, आज की तारीख में हम रशिया को जो सबसे ज्यादा आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत से मॉस्को जो सबसे ज्यादा आइटम जा रही हैं वो कौन सी हैं? दवाइयां, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स। जो कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं वो हम रशिया को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए यहां पे आप वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे इंडिया रशिया के उत्तर में कि हां हम ये मानते हैं कि रशिया से सस्ता तेल आ रहा है जो हमारे देश के बेनिफिट में है, लेकिन हमारे को भी अपना एक्सपोर्ट उधर बढ़ाना होगा और उसके लिए रशिया को अपनी मार्केट हमारे बिजनेसमैन के लिए खोलनी होगी। रशिया को हमारे को मार्केट एक्सेस देना होगा और इंडिया और रशिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है हमारे को उसे भी प्रमोट करना होगा बाय मींस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस तरीके के वे फॉरवर्ड में पॉइंट्स आप लिखोगे कि अभी जो ट्रेड है वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचा नहीं है, अभी ट्रेड अपने 100% पे पहुंचा नहीं है, अभी हमारे को यहां पे और काम करना है और ट्रेड को एक बैलेंस पे लेके आना है जिससे इंडिया का भी उसमें फायदा हो सके। इस नोट पे आप अपने उत्तर को एंड करोगे। अगला है फाइन ऑन गूगल। वैसे तो मैं एंड्रॉइड फोन यूज करते हुए बात बोलनी नहीं चाहिए, बट ठीक है, अब सरकार ने फाइन लगाया तो बात कर लेते हैं एक बारी। हमारे यहां है एक बॉडी है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो कानून द्वारा बनाई गई है। कौन से कानून द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 द्वारा। 2002 में कंपटीशन कानून पास किया गया था और उसके अंडर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो बेसिकली इनका काम क्या है कि भारत की जो इकोनॉमी है वहां पे किसी की भी मोनोपोली ना बने, सबको मार्केट एक्सेस मिले। कि सपोज करिए रिलायंस आज मार्केट में तेल बेच रहा है, कल को मैं तेल बेचना चाहता हूं, अपनी खुद की रिफाइनरी लगाना चाहता हूं, तो रिलायंस कुछ ऐसा हथकंडा ना अपनाए कि मेरी रिफाइनरी डूब जाए। कंपटीशन बना रहना चाहिए, रिलायंस की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मारुति गाड़ियां बना रहा है, कल को मैं खुद का गाड़ियों का ब्रांड चलाना चाहता हूं, खुद की गाड़ियां निकालना चाहता हूं, मारुति मेरे को रोकने के लिए कुछ कुछ गलत कदम उठा रहा है, तो मेरे को बचाने कौन आएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कि आप मार्केट में मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते, बाकी प्लेयर्स को भी मार्केट में घुसने का मौका मिलना चाहिए और कंज्यूमर के पास
ज्यादा से ज्यादा चॉइस होनी चाहिए कि एक कस्टमर के ऊपर है कि वो मेरी गाड़ी खरीदना चाहता है या मारुति की गाड़ी खरीदना चाहता है। तो हमारे को यहां पे दो पर्पस सॉल्व करने हैं, एक मोनोपोली नहीं बनने देनी, दूसरा कस्टमर को, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा चॉइस देनी है। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसे रोकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अपना धंधा जमाने के लिए दूसरे का धंधा गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी दुकान में कस्टमर लाने के लिए दूसरे का कस्टमर गिरा रहा है, उसे कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ना तो हम मोनोपोली बर्दाश्त करेंगे किसी की और ना ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बर्दाश्त की जाएगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि जो गूगल नाम की कंपनी है ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रही है और अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको मार्केट में आने से रोक रही है और इनका जो एक इतना बड़ा साइज है उसका गलत प्रयोग करके ये अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए हम इनके ऊपर 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाते हैं। सवाल उठता है कि इन्होंने क्या गलत करा। आप सबने एंड्रॉइड फोन्स का इस्तेमाल करा होगा, गूगल सर्च कभी ना कभी करा होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह पाया कि गूगल क्या कर रहा है। सपोज करिए सैमसंग है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सैमसंग ने बोला कि मैं एंड्रॉइड के मोबाइल फोन बनाऊंगा। एंड्रॉइड जो है वो गूगल का सॉफ्टवेयर है। गूगल ने शर्त रख दी कि अगर तुम एंड्रॉइड बेस्ड फोन बनाना चाहते हो तो साथ में गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, गूगल सर्च, गूगल कैलेंडर, गूगल लेंस, बाकी ये दूसरी गूगल मीट, ये गूगल हैंगआउट, ये सब भी तुम्हारे को डालनी होगी, वरना मैं तुम्हारे को एंड्रॉइड का एक्सेस नहीं दूंगा। मतलब मेरा सॉफ्टवेयर अगर डाल रहे हो तो साथ में मेरी 10 एप्लीकेशन भी डालनी होंगी, वरना मैं तुम्हारे को अपना प्लेटफॉर्म यूज करने नहीं दूंगा। साथ में ये जो प्री इंस्टॉल्ड गूगल एप्लीकेशंस आती हैं इनको अनइंस्टॉल करना काफी मुश्किल होता है। मतलब कि जो ये गूगल एप्लीकेशंस आपके फोन में डली होती हैं, आप कभी अनइंस्टॉल करने की कोशिश करना आसानी से होंगी नहीं। और इन फोन्स में क्या होता है कि जो गूगल सर्च होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सर्च होता है। क्या पता मेरे को गूगल सर्च ना पसंद हो, क्या पता मैं दूसरे किसी नए स्टार्टअप का सर्च इंजन यूज करना चाहता हूं, लेकिन एंड्रॉइड में बाय डिफॉल्ट जो भी सर्च होगा वो गूगल की एप्लीकेशन से ही होगा। तो ऐसे में कंपटीशन कमीशन ने बोला कि ये सारे के सारे जो आप काम कर रहे हो ये कंपटीशन के खिलाफ जाते हैं, या आप डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हो, दूसरे प्लेयर्स की एंट्री कम होती है और कस्टमर को चॉइसेस यहां पे कम मिलती हैं। ये सारी की सारी बातें देखते हुए मैं आपके ऊपर 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाता हूं। तो यहां से आपको 2-3 उत्तर निकलते हैं। एक, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी का मार्केट स्टाइल कि हम एक ओपन मार्केट हैं और उस ओपन मार्केट को बनाने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट निकलता है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक वर्ड सुना होगा, बिग टेक कंपनीज। बिग टेक कंपनीज जैसे कि मेटा, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये कौन है? बिग टेक कंपनीज। ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने की कोशिश करते हैं और ऐसे डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बॉडी बनाई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये था पूरा का पूरा गूगल का मसला। अनअकैडमी पे सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 13 नवंबर को सुबह 11 बजे। इसके लिए आपको एनरोल करना है। साथ में ऑप्शनल के बैचेस अवेलेबल हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। डू एनरोल फॉर देम यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। अगला मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वादा करा था कि मैं अगले 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरियां जनरेट करूंगा। बेसिकली उनका यह मानना था कि कोविड के बाद से हमारे देश की स्थिति काफी खराब हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, गरीबी बढ़ गई थी। उस चैलेंज को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने बोला कि हम आर्टिकल 38 के अंदर, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 38 है उसके अंदर हम एक वेलफेयर स्टेट है और हम अपने नागरिकों का वेलफेयर करना चाहते हैं। हम उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। इस वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम अपने देश में 10 लाख नौकरियां जनरेट करने वाले हैं और उसमें से प्रधानमंत्री 75,000 गवर्नमेंट जॉब्स इसी हफ्ते जनरेट करने वाले हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अपनी वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करा और वहां पे लोगों को रिक्रूट करा। उन सबको रिक्रूटमेंट लेटर प्रधानमंत्री 75,000 लोगों को देने वाले हैं। यह हो गई एक बात कि हमारी सरकार जो है
वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किस तरीके से निभाती है। आप देखिए डीपीएसपी के ऊपर दूसरा पॉइंट है आज का, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो मैंने आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन में बताया, दूसरा 75,000 गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी बात है, लेकिन यहां से क्या समझ आ रहा है, वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38। तो जब भी आपको मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 में डीपीएसपी के ऊपर उत्तर लिखने के लिए आएगा, तो करंट अफेयर्स के ये वाले एग्जांपल्स आप वहां पे इजीली कोट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक सर्वे आता है, जिसे कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, यह हमारे को बताता है कि हमारे यहां लेबर का क्या हाल है। इस सर्वे ने बताया कि हमारे देश में पिछले 1 साल में अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम हुई है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट 4.8% से कम हो गया, 4.2% हुई है। लेकिन यहां पे एक कंसर्न और है कि हमारे यहां जो नौकरियां प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी क्वालिटी हमारे को कहीं ना कहीं गिरती हुई दिख रही है। द क्वालिटी ऑफ जॉब्स इज रिड्यूसिंग। जॉब्स की क्वालिटी कब हो रही है, उनका पे स्ट्रक्चर कम हो रहा है और उनमें जो स्किल रिक्वायर्ड है वो कम हो रहा है। मतलब कि नौकरियां तो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन वो लो ग्रेड लो पेइंग जॉब्स हैं। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की इकोनॉमी की क्या स्टेट है, तो आप कहोगे नौकरियां तो जनरेट हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक चैलेंज भी है, राइट। अगला मुद्दा है लाइफ 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल के ऊपर एक अभिभाषण दिया और उसमें से कई सारे मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्डर पॉइंट्स निकलते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो 3R आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, मतलब कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। उन्होंने बोला कि हमारे को अपने देश में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए। सवाल उठता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। सर्कुलर इकोनॉमी आप ऐसे समझिए कि हमारे को कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करना है, हमारे को कुछ ब्रांड न्यू प्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीजें हैं उनका बार बार प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है, इन्होंने मेरे को एक फोन बेचा। अब इस फोन से मेरा मन भर गया, तो क्या मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूं? नहीं। इस फोन को मैं किसी कंपनी को बेच दूं, वो कंपनी इस फोन को दोबारा से ठीक कर दे, इसकी स्क्रीन टूटी थी वो सही कर दिया, एंटीना वगैरह कर दिया, पीछे से बैक कवर चेंज कर दिया, आगे स्क्रीन का कवर लगा दिया, और ये सेकेंड हैंड फोन किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे दिया। फिर जब ये व्यक्ति फोन अपना चेंज करेगा, इसने किसी कंपनी को फोन बेचा, उस कंपनी ने उस पुराने फोन में से अलग अलग पार्ट्स निकाले, मदरबोर्ड सही था निकाल लिया और ये सब, और फिर अगले फोन में उसे असेंबल करके मेरे को बेच दिया। सर्कुलर इकोनॉमी कि हमारे को नया सिर्फ तभी प्रोड्यूस करना चाहिए जब बिल्कुल ही कोई पुरानी चीज खत्म हो चुकी है। अदरवाइज जो ऑलरेडी प्रोड्यूस चीज है हमारे को उसे इकोनॉमी में सर्कुलेट करना चाहिए, हमारे को उसे इकोनॉमी में घुमाना चाहिए, सो दैट हम कार्बन एमिशन और कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। एक बात, साथ के साथ प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा, दैट इज लाइफ इनिशिएटिव, जिसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मतलब है कि हमारे यहां एक वेद है जिसे कहते हैं अथर्ववेद। आपको पता है 4 वेद हैं, उसमें से एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये बोलता है, और ये आप मेंस में कोट कर सकते हो, अगर आपको एनवायरमेंट का कोई भी आंसर आ रहा है जीएस पेपर 3 का, तो उसके इंट्रोडक्शन में आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो अथर्ववेद है वो हमारे को ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ गाइड करता है। वो क्या बोलता है कि अर्थ जो है वो हमारी मदर और हम उसके बच्चे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हम अपनी जिंदगी में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को अडॉप्ट करें। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो नेचर के साथ एकदम सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए, और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें कम से कम कार्बन एमिशंस होने चाहिए। तो ये जो लाइफ 3R और सर्कुलर इकोनॉमी है, ये तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं। साथ के साथ दुनिया में फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर हम अलग अलग देशों में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको एक ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में जो है सोलर एनर्जी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गेटिंग इट? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसी के साथ भारत ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च करा है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज CDRI। ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लाया गया है। और ये जो CDRI प्रोजेक्ट है इसमें बोला गया कि हमारे को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे
डिजास्टर का इंपैक्ट उसके ऊपर कम से कम पड़े। आपको पता है आजकल क्लाइमेट चेंज के चलते लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, सुनामीज, फ्लड्स, ड्राउट, इन सब का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हमारे को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे वो सस्टेनेबल हो और डिजास्टर आने पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस ना हो। तो अगर आपसे पूछ रहा था जीएस पेपर 3 में कि हम क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठा रहे हैं, तो आप लाइफ, 3R, सर्कुलर इकोनॉमी, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और CDRI के बारे में मेंशन करेंगे। आपका 250 वर्ड का आंसर यहां से तैयार हो जाएगा। इसी के साथ एक प्रॉब्लम आप यहां पे और हाईलाइट कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू दिस, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन की प्रॉब्लम आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। ये जो ओवर कंजम्पशन है ये क्या है? जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना, बेसिकली लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब कि वेस्ट जो है वहां पे एनर्जी कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा है, वहां पे कार्बन फुटप्रिंट जरूरत से ज्यादा है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वहां पे वेस्टेज चीजों की बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में उन देशों में यूरोप और अमेरिका के ओवर कंजम्पशन की वजह से हमारे को ट्रिपल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। ट्रिपल क्राइसिस कौन से? एक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस। फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, एयर, वाटर और साउंड पोल्यूशन फैल रहा है, साथ साथ क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। तो पूरा क्रक्स क्या बना? प्रॉब्लम क्या है? ओवर कंजम्पशन, जिसकी वजह से ट्रिपल क्राइसिस। उसको टैकल करने के लिए लाइफ, 3R, सर्कुलर इकोनॉमी, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। तो ये था अपना एनवायरमेंट का मुद्दा। अनअकैडमी पे ईपीएफओ की कैटेगरी अब लाइव है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो मेंस की टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स की। रिसेंटली भारत सरकार ने अपना एक टारगेट सेट करा है कि हमारे को 40,000 करोड़ रुपए के डिफेंस और एरोस्पेस के एक्सपोर्ट्स अचीव करने हैं। मतलब कि दूसरे देशों में जो हम निर्यात कर रहे हैं डिफेंस का और एरोस्पेस का, वो हमारे को 40,000 करोड़ रुपए पे पहुंचाना है पर ईयर। आज की तारीख में फिगर कितना है? 2 से 3,000 करोड़ रुपए का। मतलब कि हमारे को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स अप्रॉक्सिमेटली 10 गुना या उससे ज्यादा इंक्रीज करने हैं, तभी हम ये 40,000 करोड़ रुपए का टारगेट मीट कर पाएंगे। ये जो टारगेट है ये हमारी डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2018 में भी मेंशन्ड है। तो जब भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात हो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2018 का नाम लिखेंगे और कहेंगे कि इसमें जो टारगेट है 40,000 करोड़ रुपए का है। आज की तारीख में हम 2 से 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को अपना एक्सपोर्ट 10 गुना इंक्रीज करना है। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखते हैं सोल्यूशन कि 2,000-3,000 रुपए से, करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए पर अगर पहुंचना है तो उसका रास्ता कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारे जितने भी डिप्लोमैट्स हैं और वहां पे जितने भी हमारे डिफेंस ऑफिसर्स हैं, उनको यह बोला गया कि आप जहां पे भी रह रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया एटसेट्रा, आप जहां पे भी सर्व कर रहे हो इंडिया को, उन देशों को आप हमारे प्रोडक्ट्स पिच करना शुरू करो। सपोज करिए इंडिया की एक एम्बेसी है वियतनाम में। अब वहां पे जो ऑफिसर हैं उनको यह बोला गया कि आप वियतनाम की सरकार के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हम किस तरीके से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बना रहे हैं, किस तरीके से हम अलग अलग जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, आकाश मिसाइल बना रहे हैं, और उनसे बात करो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम इस तरीके से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा, दुनिया में 4 मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स हैं: न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एंड वसनार अरेंजमेंट। अलग अलग टाइप के जो हथियार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। इंडिया जो है इन चारों में मेंबरशिप के लिए प्रस्ताव आगे रख चुका है और धीरे धीरे इन ग्रुप्स की मेंबरशिप हम गेन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार हमारे को इन चारों ग्रुप्स की जब मेंबरशिप मिल जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा बढ़ावा हमारे को देखने को मिलेगा। एक बारी होमवर्क में आप इन चारों में कितने मेंबर्स हैं, कब बने थे, कौन कौन है, वो एक बारी फटाफट से आप देख लेना। यहां पे मैं मेंस ओरिएंटेड आंसर आपका एक तैयार करवा रहा हूं। तीसरा, स्टेप नंबर 3 हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने का, कि जो हमारे आसपास के छोटे छोटे देश हैं, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों को हमने लोन देना शुरू करा है कि आप लोन लो
और हमारे से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना शुरू करो। मतलब कि उन्होंने हमसे कोई हेलीकॉप्टर खरीदा तो इमीडिएट में कैश में पेमेंट नहीं चाहिए, आराम से करते रहना। डिफेंस लोन्स, डिफेंस क्रेडिट, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारी जितनी भी डिफेंस पीएसयूज हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये सब, इनको एक टारगेट दिया है सरकार ने कि आपकी जितनी भी सालाना टर्नओवर है, पूरे साल में आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, उसका 25% अब से एक्सपोर्ट्स में आना चाहिए। बहुत एम्बिशियस टारगेट है कि जितने रुपए की भी आपकी पूरे साल में कमाई हो रही है, उसका 25% जो है वो आपका डिफेंस एक्सपोर्ट से आना चाहिए। ऑल्सो अलग अलग देशों की इंक्वायरीज, अलग अलग देशों के डाउट्स सॉल्व करने के लिए हमने एक फोरम बनाया जिसको कहते हैं इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। ये बेसिकली एक हेल्प डेस्क है कि अगर कोई भी कंट्री हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहती है तो वो इस एसोसिएशन में कॉल कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ये 5 कदम उठाए गए हैं डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आपका सीधा 250 वर्ड का आंसर तैयार होता है कि डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी के अंदर हम 40,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट कैसे अचीव कर सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट हमारे को और ध्यान रखना है कि वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख ली, बॉडी देख ली, अब वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं कि वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखने वाले हैं। अभी हमारा जो फोकस है प्राइमरीली वो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स पे है। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स का मतलब गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स हो गए, जैकेट्स हो गए अलग अलग प्रकार की, छोटे मोटे व्हीकल्स हो गए। अगर हम एक्चुअल में 40,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को बड़े से बड़े शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बड़ी बड़ी मिसाइल्स, उनके ऊपर फोकस करना होगा। मतलब कि अभी जो हम सिंपल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को उसे बढ़ा के कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म पे लाना होगा कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, विराट, ये सबको रिफर्बिश करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से कुछ अलग अलग सबमरीन्स और ये जो अलग अलग फ्रिगेट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मजा आएगा, तो पैसा आएगा, तो 40,000 करोड़ रुपए का टारगेट पहुंचेगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अभी भी पूरे तरीके से इंडिजिनाइज नहीं हुए हैं और वह पूरे तरीके से अभी भी भारतीय प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं। फ्रांस, यूएस, इजराइल और रशिया से अभी भी हम काफी कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो बाकी देशों का सवाल उठता है कि यार आप खुद तो इंपोर्ट कर रहे हो और आप हमारे को अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्यों? पहले आप खुद अपना सामान यूज करो और फिर हमें अपना सामान बेचना। मतलब इंडिया की आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स की यूजेज को इंक्रीज करना होगा, तभी जाके हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे अंडर द डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। ये था डिफेंस एक्सपोर्ट्स का मसला। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता। अनअकैडमी कंपीट अब लाइव है एंड्रॉइड पे और साथ के साथ लास्ट माइल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेट्स क्रैक इट।